हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है यानी जन्म से हार्ट की होने वाली ऐसे छेद या ऐसी तरह की विकृति है जिसमें बॉडी नीली नहीं पड़ती, इस तरह का यदि उसको प्रॉब्लम है और अगर उसकी एक बार सर्जरी हो गई तो क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या उसकी लाइफस्टाइल रहेगी, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है फ्यूचर में, ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। यूजली ज़्यादातर केसेस में हम सर्जरी तक क्या होता है उस बारे में तो अक्सर बात करते हैं, सर्जरी के बाद क्या होता है, सर्जरी के बाद कैसी लाइफ रहती है, इस पर अक्सर डिसीजन या डिस्कशन रह जाता है। आज हम उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। एक पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का था, जिसका सर्जरी हो गया है, अब उसकी लाइफ में क्या एस्पेक्ट्स और क्या इश्यूज रहेंगे, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के टॉपिक को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के हिसाब से, चाहे वो उनकी लाइफस्टाइल है, उनका जॉब है, उनका मेडिसिन है, उनका फॉलोअप फ्रीक्वेंसी है, उनकी प्रेगनेंसी, उनकी फैमिली प्लानिंग है, उनका इमोशनल लेवल्स है। ये सारे ही पॉइंट्स की अपनी इंडिविजुअल काफ़ी वैल्यू है, इसलिए हर पॉइंट को डिटेल में देखिएगा। ये काफ़ी डाउट्स और मिथ्स आपके मन में जो होंगे वो क्लियर करेगा। टॉपिक को बीच बीच में से ना देख के पूरा एंड तक देखिएगा, नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है सर्जरी किस टाइम पे होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने में कि व्यक्ति का लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा होगा। ज़्यादातर पेशेंट एक बार अगर सर्जरी हो जाती है तो इम्प्रूव करते हैं। यदि सर्जरी अर्ली लेवल पर हो जाती है, जब हार्ट पूरी तरह से डैमेज या फेल नहीं होता है, तो चांसेस अच्छे हैं कि बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, ज़िंदगी भर उसको तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार ये होता है कि बीमारी लेट डिटेक्ट होती है या बहुत लेट स्टेज पर पिकअप होती है, तब तक हार्ट डायलेट हो चुका होता है, हार्ट में फेलियर हो चुका होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स यानी राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ चुके होते हैं। उस समय बच्चे को अगर तकलीफ है, श्वास फूलने का प्रॉब्लम है, कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही, तो ये सिम्टम्स में डेफिनेटली उसे राहत तो मिलेगी, पर कितना लेवल हार्ट का डैमेज होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये डिस्कशन में कि वो कितने साल जिएगा और उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मान लीजिए अगर उसका हार्ट ऑलरेडी काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है तो उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कुछ बेटर तो होगा, लेकिन पूरा नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका हार्ट जल्दी ऑपरेट हो गया, सही टाइम पे ऑपरेट हो गया, सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया, कोई ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लगभग नॉर्मल लाइफ जैसा जिएगा। 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए नॉर्मल आदमी 75 ईयर्स एक्सपेक्टेड सर्वाइवल है इंडिया में, यहाँ पे आप 72 जी लेंगे या 70 जी लेंगे तो लगभग नॉर्मल जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हार्ट डैमेज हो चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है, तो प्रॉब्लम्स आने का अंदेशा ज़्यादा है। इसके अलावा सर्जरी कैसी हुई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। कई केसेस में कुछ इस तरह की टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, सर्जरी में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। यदि सर्जरी सक्सेसफुली नहीं हो पाई है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आने का चांस ज़्यादा रहेगा। यदि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के इमीडिएटली बाद कुछ इश्यूज़ या कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हुए हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस ज़्यादा रहेगा। ज़्यादातर सर्जरी के बाद पेशेंट को 5-7 दिन हॉस्पिटल में रख के फिर डिस्चार्ज किया जाता है और रेगुलरली फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है वो पहले कुछ दिनों में ही होती है, पर कुछ केसेस में कुछ कंडक्शन ब्लॉक्स और इस तरह के इश्यूज लेट भी डेवलप हो सकते हैं। ज़्यादातर केस में अगर सर्जरी के दौरान या इसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कोई इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो पेशेंट के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। अब बात करेंगे इसके फॉलोअप के बारे में। फॉलोअप यूजली सर्जरी से के बाद जब पेशेंट 5-7 दिन में डिस्चार्ज होता है तो पहला फॉलोअप मे बी 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन में होगा। फिर उसके बाद एवरी 10 to 15 डेज सर्जन आपको बुलाता है। उसके बाद एक बार पेशेंट जब स्टेबल हो जाए, 2-3 महीने हो जाए, तो सर्जन आपको या कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको हर 2 से 3 महीने में जाना चाहिए। ये फॉलोअप्स का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आपको क्या दवाइयाँ चल रही है वो मैनेज करना, सर्जरी के साथ आपने रिस्पॉन्ड कैसा किया वो मैनेज करना, सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम बच तो नहीं गई है वो मैनेज करना, कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ तो नहीं हुए जिनको एड्रेस करना, कोई बाद में नई बढ़ के प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसको मैनेज करना, कभी कभार कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, हार्ट का फंक्शन, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, मेडिसिन को मैनेज करना, ये सारा चीज़ फॉलोअप के दौरान होगा। इनिशियल पीरियड में फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ फॉलोअप रखना ज़रूरी है। कभी कभार पेशेंट्स ये गलतियाँ करते हैं कि वो फॉलोअप करते ही नहीं है, डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं उसके बाद महीनों सालों के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। अब यदि इस तरह की आप लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इशू है मेडिसिन का।
मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, अगर सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई और बच्चे का हार्ट बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसको हो सकता है कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अधिकतर पेशेंट में कुछ दवाइयाँ चालू रहती है, कुछ हार्ट फेलियर की मेडिसिन, गति कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर किसी के ज़्यादा है तो उसे कम करने वाली मेडिसिन, पेशाब बढ़ाने वाली मेडिसिन, इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन अक्सर पेशेंट को चालू रहती है। ज़्यादातर इनिशियल फेज़ में ज़्यादा मेडिसिन रहती है। एक बार पेशेंट की कंडीशन अगर ठीक होने लगती है तो कंडीशन देख के मेडिसिन को कम किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिसिन अगर हार्ट फेलियर है सिग्निफिकेंट तो वो लाइफ टाइम भी चल सकती है। हालांकि हर केस में एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि पेशेंट को कितने टाइम दवा चलेगी। ओवरऑल इको फॉलोअप के दौरान जब पेशेंट को आप असेसमेंट करते हो तो आप ये देखते हो कि ओवरऑल का इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये सारी चीज़ों को देख के आप डिसाइड करते हो कि उसको कितने मेडिसिन की आवश्यकता है। अगला इंपॉर्टेंट इशू है फिजिकल एक्टिविटी संबंधित। ज़्यादातर इस तरह की पेशेंट अपना ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक बार सर्जरी हो गया तो वो ज़्यादातर अपना काम कर सकते हैं। यदि फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान उनको सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, बेचैनी हो रही है, तो फिर उनको धीरे धीरे करके रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे उनकी लाइफ को नॉर्मल लाने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर उनकी एफर्ट टॉलरेंस अच्छी है तो फिर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, वो अपना जॉब भी बड़े होकर कर सकते हैं, स्कूल भी आ सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं, जिस एज में सर्जरी हुई हो उसके हिसाब से अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं यदि सांस नहीं फूल रही है तो। अब पता कैसे चले कि व्यक्ति को कितनी सांस फूल रही है और उसका एफर्ट टॉलरेंस कैसा है, ये चीज़ों को देखने के लिए इको और ट्रेडमिल टेस्ट काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इको में आपको ये पता चल जाएगा कि हार्ट का ओवरऑल पंप फंक्शन कैसा है और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई वाल्व का लीकेज है इस तरह के इशूज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और टीएमटी में आपको ये पता चल जाएगा कि कितना चलने पर व्यक्ति की सांस फूल रही है, कितना वो एफर्ट टॉलरेंस झेल सकता है। यदि एफर्ट टॉलरेंस काफ़ी अच्छा है और व्यक्ति 8 से 10 मिनट्स तक चल सकता है, मिनट्स का बेसिकली मतलब होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। एक तरह से आप साधारण भाषा में समझे तो कितना देर व्यक्ति चल पा रहा है उसका एक तरह का कैलकुलेशन रहता है। तो व्यक्ति अगर ज़्यादा मिनट्स अचीव कर पाता है तो इसका मतलब स्टैमिना अच्छा है, वो अपने ज़्यादातर काम कर पाएगा। यदि व्यक्ति कम देर चल पा रहा है तो उसका एफर्ट टॉलरेंस इसका मतलब ख़राब है, वो अपने ज़्यादातर काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है असेसमेंट करने का कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे हम उनको फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस कर सकते हैं। यदि सब कुछ नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है और अगर छोटे टाइप का डिफेक्ट जिसका सर्जिकल करेक्शन अच्छे से हो गया है, सर्जरी को साल 6 महीना हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे करके उनकी एक्टिविटी बढ़ाइए। राइट फ्रॉम डे वन यदि पेशेंट मैराथन दौड़ने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम्स आने की चांसेस है। उसको धीरे धीरे इनकरेज करिए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करे, बढ़ाए, और फिर खुद ही असेस करे कि वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, या आप एज अ डॉक्टर भी उसको रिहैबिलिटेट करवा सकते हैं। इसमें इनिशियली आपने पेशेंट का ऑपरेशन के 2-4 महीने के बाद ट्रेडमिल देख लिया, एफर्ट टॉलरेंस देख लिया, फिर उसको डेली एक्सरसाइज कराया, फिर 6 महीने बाद या साल के बाद फिर से रिपीट ट्रेडमिल किया, ये देखने के लिए कि शारीरिक क्षमता बढ़ी या नहीं बढ़ी, ओवरऑल कोई और नए प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो धीरे धीरे करके आप उसके स्टैमिना और बढ़ा सकते हैं, उसको और एक्सरसाइज करवा सकते हैं और एफर्ट टॉलरेंस बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या रखनी है। ज़्यादातर पेशेंट को ये जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं वो तेल, घी, शुगर से रिलेटेड डिजीजेज नहीं होते हैं, तो इसलिए खान पान का वैसा रेस्ट्रिक्शन रखने का ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ऑब्वियसली हर तरह की हार्ट की बीमारियाँ होने का चांस तो रहता है, तो यदि अच्छा पौष्टिक आहार खाएँ, अच्छा जीवन रखें, डेली एक्सरसाइज करें, व्यसन वगैरह ना करें, तो दूसरी तरह की बीमारियाँ होने का चांस कम हो जाएगा। हालांकि ये सारी ही चीज़ें जो है आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो हेल्दी डाइट रखें, स्ट्रेस कम रखें, पानी ज़्यादा पिए, नींद अच्छी रखें, योगा प्राणायाम वगैरह करें, डेली एक्सरसाइज करें, व्यसन वगैरह का कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में इस तरह की या कोई और तरह की प्रॉब्लम्स आने का चांस कम रहेगा। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी ज़्यादातर लोग, अगर उनका हार्ट ऑपरेशन के बाद अच्छा हो गया है, फंक्शन अच्छा है, तो ज़्यादातर लोग कर सकते हैं या नहीं करने के लिए वो भी आप पेशेंट का इको देख सकते हो, ट्रेडमिल देख सकते हो, एफर्ट टॉलरेंस असेसमेंट कर सकते हो। यदि सब कुछ ठीक है तो आप पेशेंट को प्रेगनेंसी अलाउ कर सकते हो। यदि शारीरिक क्षमता कम है या सर्जरी जो हुई है वो अगर इनकम्प्लीट सर्जरी हुई है या अच्छे से नहीं हो पाई है या सर्जरी के बाद भी कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ रह गए हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्जरी के बाद क्या करने की आवश्यकता है और आगे आपको कैसे मैनेज करने की आवश्यकता है। फैमिली प्लानिंग की जहाँ तक बात है, यदि माँ का हार्ट काफ़ी हद तक ठीक है और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है, बच्चे रख सकती है, दिक्कत मोस्टली नहीं आएगी, बशर्ते उसका खुद का हार्ट की कंडीशन ठीक हो। और बच्चा जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा बच्चे का जेनेटिक एनालिसिस करना, बच्चे का स्कैनिंग वगैरह करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 5 to 10% केसेस में ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अगर बच्चे को पहले से पता चल जाता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम है
तो आप जल्दी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इनिशिएट कर सकें। और अगर बहुत बच्चे का हार्ट ख़राब है तो टाइम रहते अगर माँ के पेट में ही पता चल जाता है तो आप बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो एटलीस्ट बच्चे का एक्स्ट्रा इस मामले में केयर रखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ किया है। प्रेगनेंसी और जेनेटिक एनालिसिस पर या बच्चे की एनालिसिस पर डिटेल क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर सेपरेट वीडियोज़ किए, ज़रूर चेकआउट करें। और लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, वो है पेशेंट का साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेटस। कई बार क्या होता है कि बच्चा इस तरह की सर्जरी को करवाने के बाद या फ्रेंड्स वगैरह से कुछ ताने सुनने के बाद या अपनी स्टैमिना के अनुरूप एक्सरसाइज ना कर पाने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इससे भी फ़ायदा होगा। यदि बच्चे को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम रह रहा है तो इसको इग्नोर मत करिए। प्रॉपर सोशल सपोर्ट भी उसको दिलवाइए, जिसमें फ्रेंड्स फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करे, उसके टीचर्स से बात करिए, उसके फ्रेंड्स से बात करिए, ताकि वो उसको इनकरेज करे, उसको नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए इनकरेज करे। ज़्यादातर अगर सर्जरी अच्छे से हो गई और बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ कर पा रहा है सब एक्टिविटीज़, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है, उसका हार्ट फेलियर में है और अगर वो उतनी अच्छे से एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, बस काम चलाने लायक ही उसका काम हो पा रहा है, तो वैसे बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। आपको वैसे बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर, उनके डिप्रेशन पर और उनका फैमिली से या फ्रेंड से या लोकल टीचर्स वगैरह से उसको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, शादी के बाद उसके स्पाउस से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शादी के बाद पोस्ट मैरिटल इश्यूज़ भी बहुत सिग्निफिकेंट आ सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, तो वो भी एक बार डिस्कस करना आवश्यक है। मैरिज रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट पे, इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।